हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसमें आपको इकोनॉमी का वीडियो दिया जा रहा है और इकोनॉमी की ये वीडियो प्री के क्रैश कोर्स के इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा हम करंट में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा हो। और प्लीज़ ये वीडियो अंत तक जरूर दें। इस रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत जब हम इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे थे, पिछले जो लेक्चर में हमने देखा तो हम राष्ट्रीय जो इनकम है उस पर चल रही थी और इस राष्ट्रीय इनकम के दौरान में हमने पूरे जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, एक ओपन इकोनॉमी, बंद इकोनॉमी उसे बोलते हैं, वह इकोनॉमी जिसका अन्य देशों के शेष देश के साथ कोई संबंध ना हो, तो उसे ओपन इकोनॉमी मतलब बंद इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे अगर ये शेष देश का क्रियाकलाप इसमें बंद हो जाए और ये चार स्टेक होल्डर ही अगर भाग ले इसमें, गृहस्थ, उत्पादक और सरकार और वित्तीय संस्थान, है ना, तो ये बंद इकोनॉमी रहती है। लेकिन जब इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो जाता है, शेष विश्व के साथ जब आयात निर्यात करना चालू कर देती है, तो उसे बोलते हैं खुली इकोनॉमी। तो इसमें हमने पूरा पढ़ा। इसमें ध्यान रखना ये चीज़ कि कौन कौन से साधन होते हैं, गृहस्थ का क्या रोल होता है, सरकार का क्या रोल होता है, उत्पादक का क्या रोल होता है, वो चीज़ें आपको बता दी गई थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में, एक तो समझना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर फ्रॉम जो इनकम है उसको अब्रॉड को, उसको समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये है यूएसए और ये है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के इंडिया के 10 व्यक्ति यूएसए में काम करने गए, ठीक है ना, और इन्होंने वहाँ पर इनकम जनरेट की 1000 रुपये। 1000 रुपये का इन्हें इनका पारिश्रमिक मिला जो ये विदेशों में काम करने गए। तो पारिश्रमिक क्या हो गई? फैक्टर इनकम। मैंने आपको बताया था ना कि गृहस्थ जो काम करता है और उसके बदले उत्पादक उसको सैलरी देता है, वो गृहस्थ के लिए तो इनकम हो गई, जबकि उत्पादक के लिए कॉस्ट हो गई। तो हमारे ये गृहस्थ जब विदेशों में जाके काम करेंगे तो वहाँ जब इनको जो पैसा मिलेगा पारिश्रमिक का, वो क्या हो गई? इनकी पारिश्रमिक इनकम, ठीक है ना, फैक्टर इनकम। तो अमेरिका में गए हमारे लोग, मान लें या अमेरिका मान लें, शेष विश्व मान लें, तो शेष विश्व में या अमेरिका में हमारे लोग गए कितने? 10। उन्होंने वहाँ काम किया और उनको 1000 रुपये पारिश्रमिक मिला, ठीक है। और शेष विश्व के लोग, जैसे मान लो अफ्रीकन लोग, यूरोपियन लोग, कुछ लोग भारत में काम करने आए और वहाँ से 5 लोग आए और उन्होंने भारत में काम किया और उनको मिल गया 500 रुपये, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये 500 रुपये चले जाएंगे शेष विश्व में क्योंकि उनके मजदूर ले जाएंगे इसको, और ये 1000 रुपये जाएंगे भारत में। तो इन दोनों का जो अंतर होगा उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये प्लस और माइनस में कब होगा? जब हमारे लोग ज़्यादा लेकर के आएंगे तब तो होगा प्लस में, और जब हमारे यहाँ से ज़्यादा जाएगा तब होगा ये माइनस में, ठीक है ना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि शेष विश्व के साथ होने वाले जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें हमारे नागरिकों द्वारा जो पैसा भेजा जाता है और विदेशी नागरिकों द्वारा भारत से जो पैसा भेजा जाता है, उन दोनों का जो अंतर होता है वो NFI कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेट ट्रांसफर पेमेंट। नेट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है कि देखो ये तो हो गया पारिश्रमिक का, मेहनत का पैसा जो NFI होता था। ये क्या है? डोनेशन, चंदा, इसके माध्यम से जो पैसा होता है। अब मान लें शेष विश्व के लोगों ने भारत में डोनेशन दिया है ज़्यादा, भारत में डोनेशन दिया है, और भारत के लोगों ने शेष विश्व में डोनेशन दिया है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? नेट हस्तांतरण आय। नेट हस्तांतरण या नेट ट्रांसफ़र पेमेंट बोलेंगे उसको, NTP। क्योंकि हमारे लोगों ने, फॉर एग्जांपल, अगर जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आई है या नेपाल में बाढ़ आई है और हमारे यहाँ से शाहरुख खान पैसा देता है, तो ये चला जाएगा उनके लिए, और मान लें बिल गेट्स आया और भारत में आके पैसा देता है, वो आ गया यहाँ के लिए। इन दोनों का जो अंतर होगा वो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया, ये तो मेहनत का होता है, ये दान का होता है। इसके बाद आते हैं हम GDP की शब्दावली में तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से सवाल आने की बहुत संभावना रहती है। वो आपसे एग्जांपल करके पूछेंगे कि अमेरिका की एक कंपनी है जो भारत में काम कर रही है, तो उसकी GDP में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ऐसे मैं अभी बताऊँगा उस एग्जाम्पल को। जैसे GDP क्या होती है? किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब घरेलू सीमा क्या है? किसी देश की राजनीतिक सीमा, यहाँ तक कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी इसमें आता है, किसी देश का दूतावास या हाई कमीशन या जलयान या वायुयान आदि। इसमें क्या है? मैं अभी बताता हूँ। घरेलू सीमा का मतलब ये है। इसके अलावा सभी निवासियों, यानी घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासी, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अगर वो 1 साल से रह रहे हैं तो सभी निवासी माने जाएंगे। उनके द्वारा 1 वर्ष में, हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष है उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को, ध्यान रखना,
अंतिम वस्तु मूल्य को लेते हैं ताकि दोहरी गणना ना हो जाए। अगर मान लें जैसे गेहूं का ले लिया आपने मूल्य, भाई गेहूं हो गया 100 रुपये का, और फिर आपने बिस्कुट खरीदा है उसका मूल्य ले लिया, तो ये गेहूं का मूल्य डबल हो गया, क्योंकि बिस्कुट के मूल्य में गेहूं का मूल्य जुड़ चुका होगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम हमेशा अंतिम वस्तुओं के उत्पाद को लेते हैं इसमें। और दूसरी बात, मौद्रिक मूल्य को इसलिए लेते हैं क्योंकि हर वस्तु की यूनिट अलग अलग होती है, तो अलग अलग यूनिट होने के कारण उससे हम मापन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको सबको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसलिए मौद्रिक मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सवाल आते हैं आपसे, सवाल आपसे ऐसे पूछेंगे कि अगर मान लें भारत का दूतावास जो अमेरिका में है, उस दूतावास के अंतर्गत, अमेरिका में स्थित भारत का दूतावास जो अमेरिका में है, उस दूतावास के अंतर्गत उत्पादित होने वाली कोई इनकम है, वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ऐसे सवाल आते हैं। तो ध्यान रखना, भारत के दूतावास जो शेष विश्व में है उनसे होने वाली समस्त इनकम भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। ठीक इसी प्रकार दुनिया के दूतावास जो दिल्ली में है, जैसे दिल्ली में अमेरिका का दूतावास है और वो इनकम जनरेट करता है, तो भारत की जीडीपी में न जुड़ करके अमेरिका की जीडीपी में जाके जुड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार वायु एयरप्लेन, जैसे हमारा एयरप्लेन इंडिया का अगर अमेरिका या विभिन्न देशों में यात्रा लेके गया है और वहाँ से उसको पैसा आया, वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अमेरिका का कोई प्लेन अगर भारत में आया है और यहाँ से उनको पैसा आया, वो अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो है, और निवासी ऐसे मतलब निवासी मतलब गैर निवासी, मतलब जो नागरिक भी है गैर नागरिक। फॉर एग्जांपल अमेरिका कंपनी 1 साल से भारत में बिजनेस कर रही है और उसकी कोई इनकम हुई तो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर भारत की कोई कंपनी, मान लो अंबानी की कोई ब्रांच है कंपनी, वो अमेरिका में काम कर रही है और वहाँ से वो इनकम जनरेट कर रही है, तो वो अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पर है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे सवाल आते हैं कि जीडीपी में क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है। ठीक है, अब देखो, मैंने जैसा कि बताया कि जीडीपी किसी देश की घरेलू आय, या हम कह सकते हैं घरेलू उत्पाद, उसकी एक तरह से आय होती है। इसकी अगर जीडीपी की जो मूल गणना की जाती है वो होती है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्रियाकलाप में जो साधन लगते हैं वो उत्पादक के लिए तो लागत होती है, लेकिन वहीं हमारी इनकम होती है, जैसे पेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये जीडीपी, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप हुआ है। मान लो कोई वस्तु बनी है और वस्तु बनने के लिए उसमें श्रम लगा है, इंटरेस्ट लगा है, मतलब पूंजी लगी है, प्रॉफिट मतलब उसमें आपने देखा होगा उसमें पूंजी लगी है, उसमें मेहनत लगी है, उसमें किराया लगा है, और इन चारों चीज़ों से जो बनती है वो जब वस्तु उत्पादित होती है तो वो वस्तु का फैक्टर कॉस्ट हुई, यानी कि उस वस्तु की साधन लागत है जो उसके लिए लगी। अब इस साधन लागत के आधार पर इसकी मौद्रिक गणना करते हैं हम जीडीपी की, तो 2 कारकों पर करता है। एक जीडीपी करते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि कोई वस्तु जो, जैसे मान लें एक कंपनी है किसकी, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, और बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने बिस्कुट बना के रख दिया, तो उस बिस्कुट बनाने के दौरान उसकी जो लागत लगी, क्या लागत लगेगी? उसको श्रम देना पड़ेगा, मजदूरी, उसको ब्याज देना पड़ेगा, कोई पैसा लिया तो उसको, जिस भूमि पर फैक्ट्री लगी है उसकी लगान देनी पड़ेगी, और जो उसका मालिक है उसकी मेहनताना देना पड़ेगा। तो 4 चीज़ें क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट। अभी तक वो वस्तु वहीं कंपनी में रखी हुई, तो फैक्टर कॉस्ट उसकी बेसिक कॉस्ट होती है जो वहीं तक लगी रहती है। लेकिन अगर इस वस्तु को जब हम मार्केट में लाएंगे तो ध्यान रखना, मार्केट में आती कोई वस्तु तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है। और हाँ, जब उत्पादक को अगर सरकार चाहती है कि सस्ते में बिके तो सरकार उसमें सब्सिडी देती है, जैसे सब्सिडी दे देगी, तो जीडीपी मार्केट प्राइस है उसको निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स तो जोड़ देते हैं और सब्सिडी घटा देते हैं, ऐसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। यानी कि इसका बेसिक चीज़ यह है कि जीडीपी हो या एनडीपी हो, एनएनपी हो, आपको इन 3 सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जीडीपी मतलब अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस में जाना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो जोड़ना होगा और सब्सिडी घटानी होगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स घटाना होगा और सब्सिडी जोड़नी होगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वो उस कंपनी में बन के रखी हुई वस्तु, तब तक उसकी क्या कॉस्ट है, वो फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट प्राइस, अब वो मार्केट में बिकने के लिए आ गई तो क्या कॉस्ट है। अब इसमें जैसे मान लें, मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे यूरिया का 50 kg का एक बैग, जो 50 kg का यूरिया का एक बैग बनाया जाता है, उसकी अगर देखें तो यूरिया की कंपनी की लागत आती है कम से कम, आप देखोगे तो 700 रुपये आती है उसकी, 700 रुपये के समथिंग उसकी लागत आती है 50 kg की। इसके अलावा जो मार्केट में आएगी तो उसमें टैक्स जुड़ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया 50 रुपये का।
अब इसकी लागत कितनी होगी 650 की। अब सरकार चाहती है किसानों को सस्ता मिले, तो सरकार उसमें सब्सिडी देती है, और आपको पता है सरकार कम से कम 100-200 रुपये की सब्सिडी देती है, और वो किसानों को पड़ता है कम से कम 450 में। तो ये है उसकी मार्केट प्राइस। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो या कम हो। कभी कभी फैक्टर कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी मार्केट प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट जब ज़्यादा होगी जब सब्सिडी ज़्यादा होगी। जब सब्सिडी है, अगर सब्सिडी बहुत ज़्यादा है ना, तो फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी। और अगर मान लें किसी वस्तु की GDP FC है, अगर मान लें उसकी फैक्टर कॉस्ट मान लें 500 रुपये थी, ठीक है, मान लें उसकी फैक्टर कॉस्ट 500 रुपये, लेकिन टैक्स उसका 10 रुपये और सब्सिडी उसकी 50 रुपये, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम होगी। कितनी हो जाएगी? 660 रुपये, मतलब 460 रुपये हो जाएगी। 5 से प्लस 10, 510 माइनस 50, 500 मतलब 460। तो देखो, जब इनडायरेक्ट टैक्स कम है और सब्सिडी ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट प्राइस कम होगी। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है और सब्सिडी कम है तो फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब कुल मिलाकर के फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ये तो हो गई फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट की बात। अगर आपको GDP से अगर आपको GNP पे आना है, तो D का मतलब है डोमेस्टिक और N का मतलब है नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब है इसमें कुल डोमेस्टिक आ गई, इसमें क्या आ गई? निवासियों की और गैर निवासियों की दोनों की इनकम आ गई। जबकि नेशनल में केवल निवासी जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं की आएगी। डोमेस्टिक में तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों की आ गई, जबकि नेशनल में केवल नागरिक की होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा? हमारे यहाँ जो गैर नागरिक थे वो पैसे लेकर के गए बाहर, और हमारे बाहर जो रह रहे थे गैर नागरिक उनकी अब आ जाएंगी हमारी में। तो GDP में तो जैसे मान लें GDP में अगर अमेरिका में अगर कोई भारत की कंपनी लग रही है तो GDP में तो वो पैसा जुड़ेगा अमेरिका की GDP में, लेकिन GNP में वो पैसा जुड़ेगा भारत की GNP में, क्योंकि वो भारत का पैसा है। इसी प्रकार अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में काम कर रही है तो वो भारत की GDP में पैसा जुड़ेगा, लेकिन GNP में वो जुड़ेगा अमेरिका की में। तो कुल मिलाकर के डोमेस्टिक को अगर नेशनल में बदलना है तो उसमें एक ही चीज़ देखते हैं कि NP जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कितना है। अगर ज़्यादा तो इसमें क्या घटा देंगे हम? इसमें हम अगर हमको जाना है कहाँ पर, घरेलू से डोमेस्टिक से अगर हमें राष्ट्रीय में जाना है तो NFIA को घटा देंगे। NFIA घटाने का मतलब है कि हमारे यहाँ से कितना गया, अब क्योंकि GDP में तो भी शामिल था, गैर निवासियों का भी शामिल, मतलब गैर जो भारत के नागरिक थे उनका भी शामिल था, तो वो जो उसमें चला जाएगा वो तो विदेशी में जहाँ शेष की है, और उनका हमारे यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इनमें NFIA होता है, उसको प्लस माइनस करके देखा जाता है। अगर NFIA मान लें हम पॉजिटिव में है तो हमारा राष्ट्रीय इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा होगी, और अगर हम नेगेटिव में है तो हमारी राष्ट्रीय इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी प्रकार आपको ये तो हो गया। अब आपको डोमेस्टिक टू नेशनल में, अब आपको जाना है ग्रॉस टू नेट में। तो ग्रॉस का मतलब है कोई वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ जो उसमें टोटल उसका इनकम निकल के आ गई, लेकिन इसके बदले आप जो कोई वस्तु बनाते हो तो जैसे मशीन के थ्रू आप कोई वस्तु बना रहे हो तो मशीन का भी मूल्यह्रास होता है। व्यक्ति जो श्रमिक काम करते हैं उनका भी मतलब एक तरह से उनको भी नुकसान होता है, उनका भी ह्रास होता है। तो उसको घटाने के बाद जो आपका बचेगा वो होगा आपका नेट। तो कुल मिलाकर के 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ग्रॉस को अगर आपको नेट में जाना है तो मूल्यह्रास घटाना है, जस्ट इसके रिवर्स अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो मूल्यह्रास जोड़ना है। ठीक है, अब ये आप चाहे किसी में ही करो। अब आपको चाहे जो अगर मैं बात करूँ GNP, अगर मैं बात करूँ GNP से NNP में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपसे इसके बाद एक बात करूँ आप GDP, तो इसको NDP में बदल दूंगा, तो ये G को नेट में बदलने के लिए मूल्यह्रास का काम होगा। ठीक, इसी प्रकार अगले है, अगर डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो NFIA घटाया जाता है। अब NFIA प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। प्लस का मतलब यह है कि जब हमारे यहाँ हमारे लोगों को ज़्यादा मिला, यानी कि बाहर से हमारे यहाँ ज़्यादा आया तो NFIA प्लस में हो जाएगा, और हमारे यहाँ से ज़्यादा गया तो NFIA माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस जाना है तो कोई वस्तु उस कंपनी में रखी हुई है तब तक उसकी जो प्राइस है वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होगी। लेकिन उसको मार्केट में लाने के लिए आपको पता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा, और लगता है कि सरकार किसी चीज़ पर सब्सिडी देना चाहती है तो सब्सिडी घट जाएगी, उसके बाद उसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ आपको याद होगी तो आप किसी भी फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर सकते हो और कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना। जैसे फॉर्मूला भी क्या होगा, एक होगा GDP FC, एक होगा GDP MP, ठीक है ना, एक होगा NDP FC, एक होगा NDP MP।
ठीक है ना। इसी प्रकार एक होगा NNPFC और एक होगा NNPMP। बस ये बन गए फॉर्मूला, और इनको बनाने के लिए आप इन 3 चीज़ों को यूज कर लेना। अगर मुझे GDPFC से अगर मुझे इसमें जाना है तो मैं क्या करूँगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर इसमें अब रिवर्स आना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। बस इतना करना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही सवाल वहाँ पर आते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में अभी एक नई मापक आया है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या है, कुछ नहीं है, सेम GDP जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, GVA में क्या होता है कि GVA में हर लेवल पर वस्तु का कितना वैल्यू एडिशन होता है वो देखा जाता है। GDP में क्या अंतिम वस्तु को ही देखा जाता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आएगा दोनों का मूल्य बराबर, GVA इज इक्वल टू GDP, लेकिन हमें एक नई चीज़ पता लगेगी कि क्षेत्र सेक्टर में पता लग जाएगा कि इस वस्तु की कीमत प्राइमरी सेक्टर में बढ़ी है कि सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ी है, टर्सरी सेक्टर में बढ़ी। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे GVA आता है। देखो ये होगा GB, मतलब एक GVA, और ये मैं लिख देता हूँ GDP, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु मान लें गेहूँ है, तो गेहूँ किसान के वहाँ आए और किसान की लागत नॉर्मली उसमें कुछ हुई नहीं, और उसने लाभ कमाते हुए उसमें क्या करिया, उसकी मतलब लागत, मतलब उसकी खुद का ही गेहूँ था तो उसकी लागत होगी 0, है ना। उसने 100 रुपये में गेहूँ मतलब बढ़ा करके बेचा, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो गया, 100 रुपये, मतलब वैल्यू एडिशन कितना किया उसने, 100 रुपये, ठीक है ना। ये ग्रॉस को हटाता हूँ, उसने वैल्यू एडिशन कितना कर दिया, 100 रुपये। इस आधार पर उसकी अगर उसने बेचा है तो उस टाइम उसका अंतिम मूल्य कितना होगा, 100 रुपये, तो इस टाइम GDP होगी इसकी 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि GDP क्या होती है, अंतिम मूल्य। इसके बाद इसने ये जो बेचा है ये 100 रुपये में खरीदा किसने, मान लिया बिस्कुट बनाने वाली विनिर्माण कंपनी ने खरीदा है, तो ये कंपनी की लागत कितनी होगी, विनिर्माण बनाने वाली जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी उसकी लागत कितनी होगी, 100 रुपये, जो कि 100 रुपये उसने गेहूँ खरीदा है। उसके बाद ये भी तो अपना प्रॉफिट कमाएगी, तो इसने मान लिया इसमें 50 रुपये एडिशन कर दिया। एडिशन कितना किया, 50 रुपये। अब इसका अंतिम मूल्य कितना होगा, 150 रुपये, ठीक है। अब मान लें ये किसी होटल में गई वस्तु, ये होटल वाले ने ये बिस्कुट खरीद लिया, तो होटल वाले के लिए लागत कितनी हो गई है, 150 रुपये। अब होटल वाला जब इसको अंतिम उपभोक्ता को देगा तो वो इसमें वैल्यू एडिशन करेगा, उसने मान लिया इसमें 100 रुपये एडिशन कर दिया, तो इसकी अंतिम मूल्य कितनी हो गई, 250 रुपये। तो इस आधार पर GDP अंतिम कितनी हो गई, 250 रुपये। और GVA के आधार पर अगर GDP देखें तो देखो 100 + 50 + 100 बराबर 250 है, तो इनका अंतिम में मूल्य में अंतर नहीं आएगा, GVA और GDP बराबर आएंगी, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ी या द्वितीयक क्षेत्र में बढ़ी या तृतीयक क्षेत्र में कीमत सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि देखो टर्सरी सेक्टर है या सेवा सेक्टर है, उस होटल ने उसकी कीमत 100 रुपये बढ़ाई, जबकि विनिर्माण वाले ने उसकी कीमत 50 रुपये बढ़ाई और कृषि वाले ने उसकी कीमत 100 रुपये बढ़ाई। इस आधार पर हमें क्षेत्रवार उसके उत्पादन या मूल्य वर्धन का हमें पता लग जाएगा, इसलिए हम GDP को GVA में लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसमें हम ये निकालने से पहले आपको 2-3 शब्द है वो समझने होंगे। एक समझना होगा प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, और एक समझना होगा प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है, और एक होता है प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, और एक होता है प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होती है। ये 4 शब्द समझने होंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो देखो प्रोडक्शन टैक्स वह टैक्स होता है जिसका वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लें मैंने बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री मुझे लगानी है, तो मैंने उसके लिए एक ज़मीन खरीदी, और ज़मीन जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसके लिए मुझे एक ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको एक टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स दे दिया मैंने गवर्नमेंट को। अब ये टैक्स दे दिया मैंने 100 रुपये का मान लें, तो अब देखो इस भूमि का यूज, चाहे मैं 1 बिस्कुट बनाऊंगा तब भी 100 रुपये मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे मैं 1000 बिस्कुट बनाऊंगा तब भी 100 रुपये देना पड़ेगा, और चाहे मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा तब भी 100 रुपये मुझे देना ही पड़ेगा। अर्थात प्रोडक्शन टैक्स का उत्पादन की इकाइयों से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रोडक्शन सब्सिडी की बात करूँ मैं, मान लें मैंने वही ज़मीन ली, और ज़मीन ली मैंने, और उसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा था तब मैंने उसको महिलाओं के नाम पे करवा दिया, तो उसमें मुझे टैक्स सब्सिडी मिल गई, छूट मिल गई। या मान लें मैं कोई मशीन लगाई यहाँ में, तो मशीन है उसमें सरकार ने मुझे कोई छूट दे दी, अब वो एक मशीन पर सरकार ने एक बार छूट दे दी। अब आप उस मशीन से चाहो तो 1 बिस्कुट बनाओ, चाहे उससे 10 बनाओ, चाहे उससे 1 मत बनाओ, आपकी उस प्रोडक्शन सब्सिडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपको मिल गई वो निश्चित होगी, उसका उत्पादन की इकाइयों से कोई संबंध नहीं होगा। अर्थात प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी का उत्पादन की इकाइयों से कोई संबंध नहीं होता, चाहे आप 1 उत्पाद करो चाहे 2 उत्पाद करो, वो होता है प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। इसके अलावा अब वो एक शब्द आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होती है।
तो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी वो होती है दोनों जिनका उत्पादन इकाइयों से संबंध होता है। मान लें ये एक व्हीकल बन गया, गाड़ी बन गई मान लें, या बिस्कुट बन गया, मैं व्हीकल कह ले बिस्कुट बन गया। अब बिस्कुट को अगर मार्केट में बेचना है तो इस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा वो हर बिस्किट पे लगेगा, हर बिस्किट के एक पैकेट पे लगेगा। तो जितनी यूनिट बेचोगे उतना ही टैक्स लगेगा, अर्थात वस्तुओं की इकाइयों पर पूरा प्रभाव रहता है। ठीक है। इसी प्रकार मान लें यूरिया का एक कट्टा सरकार बेच रही है, दे रही है किसान को, तो उस पर जो सब्सिडी दे रही है तो हर कट्टे पर सरकार सब्सिडी देगी। जितना कट्टा आप खरीदोगे उतनी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इसका क्या उत्पादन की इकाइयों से संबंध रहता है। तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। इसमें लिखे हुए जैसे प्रोडक्शन टैक्स का मतलब है इसका उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान होता है और इसका उत्पादन की जो इकाइयाँ होती है वस्तुओं की इकाइयों से कोई संबंध नहीं रहता। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार ये वस्तु और सेवा की मात्रा पर प्रोडक्ट टैक्स है, ये वस्तु सेवा की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है ना। प्रत्येक बार ये वस्तु और सेवा आप बेचोगे तो हर इकाई पे लगेगा, जैसे जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है ऐसे। इसी प्रकार प्रोडक्शन सब्सिडी होगी और प्रोडक्ट सब्सिडी हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है। अब देखो, अब आपको जीवीए बेस प्राइस क्या होता है। तो जीवीए बेस प्राइस है, उदाहरण के लिए कि जीवीए बेस प्राइस मान लें मेरी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है और उस बिस्कुट बनाने वाली कंपनी उस बिस्कुट बनाया उसने, और बिस्कुट बनाने के दौरान उसकी जो लागत आई उस दौरान, अब ये मार्केट में नहीं है, उस कंपनी में ही रखा हुआ है वो बिस्कुट, तो वो उसकी बेसिक प्राइस होती है। और वो कैसे निकलेगी? जीवीए फैक्टर कॉस्ट। जीवीए फैक्टर कॉस्ट में मैंने बढ़ा दिया कि जो इंडिविजुअल इसकी कॉस्ट आएगी, जो 4 साधनों पर W + I + P + F इन पे जो उसकी आएगी प्रॉफिट, ये जो 4 साधन है इन पे जो उसकी लागत आई वो होगी जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी, बस प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स मतलब उसको जो ज़मीन खरीदने पर जो टैक्स देना पड़ा वो हो गया प्रोडक्ट टैक्स, और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। यानी कि इसका ये बेसिक प्राइस है, ये होती बेसिक प्राइस जब वो वस्तु उस उत्पादक उसके अंदर रखी हुई है तब तक उसकी लागत है। लेकिन जैसे ही वस्तु मार्केट में आएगी तो हो जाएगा जीवीए एमपी। तो उसमें क्या होगा, अब जितनी वस्तु मार्केट में आएगी उसी हिसाब से हर वस्तु पर टैक्स लगेगा। जैसे जीवीए एफसी प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, तो जब जा करके जीवीए एमपी, और ये होगी मार्केट प्राइस। ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये है कि बेस प्राइस का मतलब है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, और मार्केट प्राइस का मतलब है बेस प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। इस आधार पर जीवीए एमपी निकलता है। तो इसलिए 3-4 चीज़ें इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से प्री के सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधि। देखो, आय मापन आप 3 तरह से कर सकते हो, आय विधि के माध्यम से। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, तो राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधि से हम राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं। एक होती है आय विधि। आय विधि मैंने बता दी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जैसे बेज, इनकम और ये प्रॉफिट, और ये जो आपका आर है, आर का मतलब तो ये बेज है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, और मतलब ये प्रॉफिट और रेंट, ये होगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आय विधि। मैंने आपको पहले बताया कि ये फैक्टर कॉस्ट है, ये उत्पादक के लिए फैक्टर कॉस्ट है, वैसे हमारी इनकम होती है किसके लिए? गृहस्थ के लिए। ठीक है। और उत्पादन विधि क्या होगी? जब मार्केट प्राइस पर अगर आप देखोगे तो मार्केट प्राइस में क्या करोगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दोगे, सब्सिडी घटा दोगे, तो ये होगी आपकी जीडीपी मार्केट प्राइस पर। और व्यय विधि, ध्यान रखना, जितनी आपकी इनकम होती है उतना ही, मतलब टोटल देश की इनकम और टोटल दिन का एक्सपेंडिचर ऐसे हो जाएगा। तो जितना जब आप जो खर्च करोगे इसका मतलब है आपकी इनकम है। तो व्यय विधि के माध्यम से क्या है, अगर आपको किसी व्यक्ति की आय देखनी 2 तरह से देख सकते हो। एक तो उस व्यक्ति को 1 महीने में सैलरी कितनी मिलती है, ये उसकी हो गई आय, तो इसको कह सकते हैं हम आय विधि के माध्यम से चेक कर लिया मैंने। दूसरा उद्देश्य, उस व्यक्ति के मुझे आय देखनी है तो मैं देख सकता हूँ महीने के एंड में उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया है। खर्च में ध्यान रखना, उसका इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सेविंग भी आएगा। ठीक है। तो उसको देखेंगे हम व्यय विधि। तो मैं 2 तरीके से उस व्यक्ति की इनकम बता सकता हूँ कि महीने में इस व्यक्ति ने 30,000 रुपये लगाए, इसका मतलब 30,000 इस व्यक्ति की टोटल इनकम है। दूसरी ओर मैं कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति को महीने में सैलरी इतनी मिली, तो अर्थात इस व्यक्ति की इतनी सैलरी है। तो आय विधि के मतलब उस व्यक्ति की मैं सैलरी के आधार पर लगाऊंगा, और व्यय विधि का मतलब उस व्यक्ति का मैं कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसके आधार पर उस व्यक्ति की मैं इनकम बताऊंगा। तो ठीक इस प्रकार राष्ट्रीय इनकम होता है कि जितना हमारा व्यय हो रहा, व्यय कौन सा, जीडीपी मार्केट प्राइस तो बोलेंगे हमारे राष्ट्रीय आय को, तो कौन सा व्यय, C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। सी का मतलब होता है उपभोक्ता व्यय, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब है इसके अंतर्गत गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले व्यय, जो हाउस होल्ड होते हैं उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यय किया जाता है वो होता है उपभोक्ता व्यय। आई का मतलब इन्वेस्ट,
अब इन्वेस्ट का मतलब निवेश। निवेश में आपने एक चीज़, दो शब्द आपने सुना होगा, ये आपको प्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इन शब्दों को समझना है आपको। एक होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक निवेश के बैग, जो इन्वेस्टमेंट जो बैग होता है वो मुख्य रूप से आपको पता है कि कोई ऐसा बैग जिससे आपको नई पूंजी क्रिएट हो, चाहे वो मशीन पे बैग करेंगे तो मशीन आपको नई चीज़ देगी, ठीक है ना। अगर आप कोई उस कच्चा माल खरीद करके कुछ और चीज़ बनाओगे तो वो आपको नया पैसा देगा। तो देखो इन्वेस्टमेंट दो चीज़ पे होता है, एक तो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक, ये दो होते हैं। अब आपको दो चीज़ बता देता हूँ। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये शुद्ध भौतिक परिसंपत्तियों में वृद्धि को कहते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लें ए नाम की कंपनी है, वो बिस्कुट बनाती है, उसके पास बिस्कुट बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो दो मशीन है। कब? 2011-12 की फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब 2012-13 की इस 12-13 की फाइनेंशियल ईयर में उसके पास ये मशीन बढ़ करके हो गई 4, अर्थात उसकी ग्रॉस फैक्टर कैपिटल फॉर्मेशन 4 न होकर कितनी होगी? 2, यानी कि 2 नई पूंजी उसने क्रिएट की है। तो 2 नई जो असेट उसने क्रिएट की है, जो नई परिसंपत्तियाँ उसने क्रिएट की है, वही आप उसकी इनकम को बढ़ाएंगी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो नेट होती है। जैसे पहले उसके पास 2 तो थी, अब उसने 4, अब उसके पास 4 हो गई, 2 उसने नई खरीदी है, ये 2 नई खरीदी, ये GFCF है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि भौतिक परिसंपत्तियों में जो वृद्धि होती है, वो नेट वृद्धि होती है, वो कहलाएगी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और ध्यान रखना, ये अगर किसी देश में अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस देश का आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 2 मशीन एक्स्ट्रा ला रहा है तो उनको रखेगा तो अपने पास है नहीं, उनका मतलब वो उत्पादन करेगा, और उत्पादन करेगा तो नए लोगों को रोजगार देगा, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे। इसलिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का बढ़ना किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों या निवेश को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण संकेतक होता है उसका। एक अभी मैंने बताया था आपको इन्वेंट्री इन स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये कच्चे माल का होता है। इसमें मान लें मैं मतलब कोई बिस्कुट बनाने के लिए, बिस्कुट बनाने का एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। बिस्कुट बनाने के लिए पहले मुझे 10 kg, मतलब मैंने मान लिया 2011 में, और मुझे बिस्कुट बनाने में 10 kg गेहूँ मैंने लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 2012 में मैंने कितना ले लिया? 10 और ले लिया। हालांकि इसमें से 10 में से 2011 में मेरा 8 ही खर्च हुआ, 2 बच गया, तो टोटल मेरे 12 हो गया मेरे पास। लेकिन मेरा इन्वेंट्री इन स्टॉक है वो 10 ही बढ़ा है। तो यही होगा इन्वेंट्री स्टॉक जो आपका नया बढ़ा है, नया एडिशन हुआ है जो। तो 10 हुआ है एडिशन, ये आपका इन्वेंट्री इन स्टॉक है। हालांकि टोटल आपके पास स्टॉक कितना है? 12 का, लेकिन इनमें इन्वेंट्री इन स्टॉक आपका कितना है? 10, क्योंकि 2 तो आपका लास्ट ईयर का शेष बच रहा था। अब देखो 2 आपका लास्ट ईयर का शेष बच रहा था, अब आपने इसे 10 और ले लिया, तो ये भी आपके आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि बताता है। क्योंकि कच्चे माल आप तभी खरीदते हो तब आप कोई वस्तु बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और तैयार करके इसको बेचेंगे। तो इसलिए इन्वेंट्री इन स्टॉक और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये तीनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ ये किसी देश के आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि को दिखाती है और बड़ी मात्रा में निवेश का संकेतक होती है। और जी का मतलब सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय। और नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब इसका मतलब है कि हम जितने इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया उसका नेट आ गया। तो ये हमारी एक व्यय विधि है जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा जीडीपी को 2 प्रकार की जीडीपी है, उसको 2 तरीके से और देख सकते हैं। एक होती है मौद्रिक जीडीपी और एक होती है वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी का मतलब है, जब मैंने आपको बताया जीडीपी की जब परिभाषा बताई उसमें क्या बोला? अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य। अब मौद्रिक मूल्य 2 तरह से हो सकता है। एक मौद्रिक मूल्य हो सकता है आधार वर्ष का, और एक मौद्रिक मूल्य हो सकता है करंट वर्ष का। आधार वर्ष उस वर्ष को बोलते हैं जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं रहा, एक एवरेज रही वहाँ पर, जो जनरल उनकी कीमत होनी है। जैसे कोविड में अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने जैसे आलू की मैं कीमत लूँ, आलू की कीमत नॉर्मली 10 से 15 किलो 15 रुपये केजी होती है। अगर मान लें किसी टाइम पर आलू की कीमत 60 रुपये केजी है, तो वो उसकी नॉर्मल कीमत नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो आधार वर्ष उस वर्ष को लेते हैं जिसमें वस्तुओं सेवाओं की कीमत नॉर्मल रहती है, सामान्य रहती है, जहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं। तो आधार वर्ष वो होती है। हमारी आधार वर्ष पहले आपको पता है 2004-05 थी, वर्तमान में हमारी आधार वर्ष 2011 बने। तो यदि मैं इस मौद्रिक मूल्य को इस 2011-12 में, अगर मान लें मुझे जीडीपी चेक करनी है 2017 की भारत की, ठीक है ना, तो इसको 2 तरह से चेक करूँगा। एक तो मैं मौद्रिक मूल्य लूँगा 2011-12 का, क्योंकि ये हमारा आधार वर्ष है, और एक मैं मौद्रिक मूल्य लूँगा 2016-17 का, क्योंकि वो करंट ईयर है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के जो कीमत है
उसको करंट ईयर के आधार पर कैलकुलेट करेंगे तो उससे निकलने वाली जो जीडीपी होगी वो मौद्रिक जीडीपी होगी। और जब वस्तुओं और सेवाओं को आधार वर्ष की कीमतों के साथ गुणा करके जब जीडीपी निकालेंगे तो वो जीडीपी होगी आपकी रियल जीडीपी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब देखो, इससे पता ये चीज़ किसको बताती है, ये जो मौद्रिक जीडीपी और जो रियल जीडीपी है, इनका जो अनुपात है ये मुख्य रूप से किसको संकेत करेगा कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है। जैसे आपने आधार वर्ष कितना है 11-12 ले लिया, और मैं जीडीपी चेक कर रहा हूँ 2017-18 की। तो अगर मान लें किसी 2017-18 में मान लें हमने 10 केजी आलू उत्पादन किए, ठीक है ना, 10 केजी हमने आलू उत्पादन किए, ठीक है ना, और 10 केजी आलू उत्पादन किए, और 10 केजी आलू उत्पादन की कीमत करंट ईयर पर थी 15 रुपये, तो इनकी कीमत कितनी हो गई 150 रुपये, ठीक है ना। इसी प्रकार जब 2011-12 में देखें तो उस टाइम आलू की कीमत थी 10 रुपये। तो इसके आधार पर अगर हमारी जीडीपी को देखेंगे तो 10 × 10 = 100 रुपये। तो ये इस बात का संकेत है कि जो 150 रुपये आपके बढ़े हैं, इसमें से 50 रुपये बढ़ने का कारण ये नहीं है कि आपके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ है, बल्कि 50 रुपये बढ़ने का कारण ये है कि आपके यहाँ वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, और वस्तुओं की कीमत बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ा है। इसलिए ये दोनों का अनुपात हमें इन्फ्लेशन का संकेत देता है। ध्यान। अगर मान लें अगर ऐसा हो जाता, जैसे मैं आपको फिर एग्जाम्पल देता हूँ, उसको एक और एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। जैसे एक तो मैं 2011-12 की जीडीपी देख रहा हूँ, उस टाइम मान लें आलू उत्पादन किया किसी कंपनी ने, उस टाइम उसकी कीमत 10 रुपये थी, तो उस टाइम उसकी जीडीपी 10 रुपये थी, 100 रुपये हो गई। अब वही कंपनी आलू उत्पादन करे 2017-18 में, अब उसने आलू उत्पादन किए 10, लेकिन अब उनकी कीमत कितनी है 15, तो अब हो गए 150 रुपये। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि यार हमारी जीडीपी 150 रुपये होगी, क्या हमारी जीडीपी बढ़ी है, तो रियलिटी में देखें तो हमारी जीडीपी में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 10 किलो आज उत्पादन कर रही है, 10 किलो पहले ही उत्पादन कर रही थी, है ना। और आपको पता है जीडीपी मतलब उत्पाद, तो उत्पाद तो आपका बढ़ा ही नहीं, या बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, आपकी प्राइस बढ़ी है। इसलिए मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी है, इनका अनुपात ये बताएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है 50 रुपये की। तो इस आधार पर ये जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी आपको ये समझनी है। मौद्रिक जीडीपी मतलब आप करंट ईयर में उसको कैलकुलेट करेंगे, और रियल जीडीपी आप उसको बेसिक ईयर में करेंगे। और जीडीपी डिप्लेटर, इनका दोनों का अनुपात जीडीपी डिप्लेटर है, जो इस बात का संकेत है कि आपकी मुद्रास्फीति कितनी बढ़ रही है। और आपको पता है जीडीपी की गणना है, उसमें आप ये नहीं बता सकते कि किसी आय समानता, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो हम ये किसी भी बात का संकेत नहीं है कि उस देश की मतलब समानता बढ़ रही हो सके वो जो आय बढ़ रही है वो 1% लोगों की बढ़ रही हो, 99% लोगों की तो आय नहीं बढ़ रही हो, तो इससे ये ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, ये ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, तो असमानता तो बढ़ेगी। दूसरी, आपको पता है कि इसमें गैर बाजार की क्रियाएँ नहीं आती। जैसे अगर मान लें गाँव में किसी आलू वाले ने जैसे आलू का उत्पादन किया और गेहूं का उत्पादन किया एक दूसरे व्यक्ति ने, इसने इसको गेहूं दे दिया, इसने इसको आलू दे दिया, इसका कोई डेटा इस जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। अर्थात वस्तु विनिमय को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें जो वस्तु मार्केट में आएगी उसको ही इसमें शामिल किया जाएगा। और साथ ही अभी तक हमारी जीडीपी में हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि एक साल में हमारी जीडीपी का इतना उत्पादन होने के बाद हमारे पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ, उसको तो घटाओ, तब जाकर के रियलिटी में तुम्हारी जीडीपी पता लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि हर साल हम कितना ज़्यादा पर्यावरण पर खर्च करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, वो माइनस करना चाहिए जीडीपी में से। जो जीडीपी में उत्पादन के दौरान हम एक औद्योगिकरण करते हैं उसमें खर्च होता है, तो वो ये 4-5 चीज़ें इसमें शामिल नहीं की जाती। जीडीपी बैक सीरीज का मतलब है कि जैसे आधार वर्ष 11-12 है और आपको जीडीपी चेक करनी 2008 की, तो इस आधार वर्ष पर अगर बैक डेट में जाकर के इसकी गणना करते हैं तो उसे बोलते हैं जीडीपी बैक सीरीज। तो ये जीडीपी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ये वाला चैप्टर जहाँ से प्रीलिम्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद थोड़ा सा औद्योगिकरण की जो अगर बात करें हम भारत में, तो औद्योगिकरण के अंतर्गत आपको पता है कि उद्योगों की स्थिति, उद्योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। 1947 से 1991 के बाद हमारी जो औद्योगिक नीति थी, वो औद्योगिक नीति मैंने बताया था कि थी तो मिश्रितवादी, लेकिन उसमें समाजवादी प्रोसेस ज़्यादा थी, समाजवादी भाग ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री राज्य के कंट्रोल में थी। तो इसलिए इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा 1956 की औद्योगिक नीति को देखना होगा। और 1956 की औद्योगिक नीति में आपने बहुत संक्षेप में बता देता हूँ कि 1956 की औद्योगिक नीति क्या क्या थी। तो 1956 की औद्योगिक नीति में पहली बार उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था। उद्योग वर्गीकरण का मतलब 3 उद्योगों को, एक तो अनुसूची फर्स्ट रखी, एक अनुसूची सेकंड आई और एक अनुसूची थर्ड आई। अनुसूची फर्स्ट में वे उद्योग रखे जो सामरिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर टोटली कंट्रोल था किसका, गवर्नमेंट का। जैसे परमाणु,
रेलवे, है ना, डिफेंस, ये सारी इंडस्ट्री है, इनमें प्राइवेट सेक्टर की कोई अनुमति नहीं होगी, 100% ये सरकार के होंगे। ये 1956 की औद्योगिक नीति में था। दूसरा, अनुसूची सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें वो उद्योग जो अब तक प्राइवेट सेक्टर के पास थे लेकिन वो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर देगी, तो वो उद्योग आ गए इसमें सेकंड अनुसूची में। यानी कि फर्स्ट और सेकंड अनुसूची में प्राइवेट सेक्टर समाप्त हो चुका है। हाँ, थर्ड अनुसूची थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी, इसलिए तो हमें मिश्रित अनुमति कह गए, मिश्रित बोला गया क्योंकि हमने प्राइवेट को प्रवेश किया है। लेकिन थर्ड अनुसूची के अंतर्गत जो हमने जिन इंडस्ट्रियों को रखा गया था, ये जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं थी, वो सारी थर्ड अनुसूची में आ गई थी और उनके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी। लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर को भी हमने सीमित कर दिया, किसके माध्यम से? लाइसेंस के माध्यम से। तो इसमें औद्योगिक लाइसेंस है वो भी दिया गया था उद्योगों पर, और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में जो शेड्यूल 3 के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है ना। तो देखो, ये हम राष्ट्रीयकरण है, ये हम सरकार का प्रभाव है नहीं। साथ में हमने MSME को, उद्योगों को वरीयता दी इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत। क्षेत्रीय असमानता को कम करने पर बल दिया गया, क्योंकि जो आपको पता है कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं होती, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री या खनन कार्य बहुत अच्छा होता है। तो हमने औद्योगिक नीति के माध्यम से उन क्षेत्रों को फोकस करके आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया। साथ ही इसमें हमने इसके अंतर्गत हमने IIT, ITI और IIM जैसे कॉलेज खोलने की अभी प्रोविज़न रखा था, और इसमें मजदूरों के हितों को ज़्यादा वरीयता दी गई थी बजाय मालिकों के हितों की। तो ये सारी चीज़ें ईज ऑफ डूइंग के विरुद्ध आपको पता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग में व्यापार की सुगमता होनी चाहिए, अर्थात मालिकों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए तभी वो व्यापार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो मालिकों को ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं, इसलिए यहाँ पर सरकार, प्राइवेट का भागीदारी बहुत सीमित थी, सरकार की पूरी भागीदारी थी। ये 1956 की आपको नीति, औद्योगिक नीति मिलेगी। इसी औद्योगिक नीति को जब 1991 में बदलाव किया जाएगा तो उसमें बदलाव क्या होगा? 1991 में ये बदलाव होगा इसमें, क्योंकि 1991 पता है आपको, पता LPG अपनाते हैं हम लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करते हैं। लिबराइजेशन के अंतर्गत मैंने बता दिया कि जो सरकार का जितना बाइंडिंग होती थी उनको थोड़ा सेटल किया जाएगा। जैसे लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो उदारीकरण के अंतर्गत उसकी प्रक्रिया आसान बना दी जाएगी। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा, एक ही जगह सभी प्रकार के लाइसेंस को मतलब अनुमति मिल जाए, ये काम कर दिया जाएगा। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत ये था कि जो सरकार की इंडस्ट्री है उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और वैश्वीकरण का मतलब है कि अभी तक हमारी इकोनॉमी में बाहर से जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता था उसमें बाधाएं थी। वैश्वीकरण अपनाने के बाद वो सारी बाधाएं समाप्त कर दी। अब हम दूसरे देशों से व्यापार है वो बिना किसी बाधा के कर पाएंगे। ये 1991 की नीति के अंतर्गत था, इसलिए उद्योगों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। लाइसेंस प्रणाली है उसको सीमित कर दिया गया, कुछ ही उद्योगों तक कर दिया गया था, है ना। इस प्रकार 1991 की औद्योगिक नीति पर यह काम किया गया था। और 1991 की औद्योगिक नीति है उसका मुख्य टारगेट रहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसको बढ़ाना है, और इसके लिए हमने 2002 में एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम, प्रतिस्पर्धा आयोग एक्ट 2002 लाए, और जिसका उद्देश्य ये था कि वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। ये था 1956 की और 1991 की औद्योगिक नीति में अंतर। ये इतना सा आपको पता होगा तो आप सवाल कर दोगे बस। इसके बाद ये थोड़ा सा प्री के हिसाब से चीज़ें देखो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें थी इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत, लेकिन वो हमने नहीं ली, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वही ली। इसके बाद आते हैं कृषि बल। कृषि के अंतर्गत एक होता है न्यूनतम समर्पित बल, एक होता है प्रोक्यूरमेंट और एक होता है इश्यू प्राइस। न्यूनतम समर्पित मूल्य की अगर मैं बात करूँ तो इसको सबसे पहले 1956 में 66-67 में हरित क्रांति के समय प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रोविजन रखा कि किसानों को उनकी उत्पादित वस्तुओं के लिए सरकार एक न्यूनतम मूल्य का इतने मूल्य पर खरीदने का आश्वासन देती है, उसे बोलते हैं न्यूनतम समर्पित मूल्य। न्यूनतम समर्पित मूल्य सबसे पहले गेहूं की फसल पर दिया गया था, और वर्तमान में 24 से 25 फसलों पर दिया जाता है। इसको अभी एक करंट में जब हम लेके आएंगे तो उसमें बता दूंगा मैं कौन कौन सी फसलें हैं उनमें, तो वो भी आपको याद करनी है कौन कौन सी फसलें। बागवानी फसलों पर MSP नहीं दी जाती, है ना। इसके बाद इसमें ये हो गया। तो कृषि मूल्य के अंतर्गत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मैं बात कर रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत यह सरकार द्वारा सबसे पहले 1966-67 में हरित क्रांति के समय इसका प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या था कि सरकार ने यह कहा कि भाई हम किसानों से उनकी वस्तुएं खरीदने के मतलब जो उत्पाद है, फसल है, उसको एक मिनिमम कीमत पर खरीदने का आश्वासन देते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर। सबसे पहले गेहूं में किया गया था। वर्तमान में 24-25 फसलें हैं, वो अभी करंट में आपको बता दी जाएगी कौन कौन सी फसल है, वो भी ध्यान रखनी है।
एमएसपी की घोषणा कैसे होती है? एक तो एमएसपी की घोषणा रबी और खरीफ की जो फसल अगर बोनी है, जैसे खरीफ की फसल में अन्न मोटा जो भी फसल बोई जाती है, रबी की फसल में जो गेहूँ सरसों जो भी बोई जाती है, तो उनकी फसल बोने से पहले ही सरकार द्वारा उनकी मिनिमम जो एमएसपी है उसको डिसाइड कर दिया जाता है। यानी कि एमएसपी को फसल बोने से पूर्व ही उसको निर्धारित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, इसका निर्धारण की प्रोसेस क्या है? तो इसका निर्धारण की प्रोसेस के लिए एक 1965 में एक कृषि लागत और मूल्य आयोग बनाया गया था। तो क्या होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग ये रिकमेंडेशन करता है और उसके बाद जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है वो इसको फाइनल करती है कितनी है वो एमएसपी डिसाइड करनी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने एक सुना होगा जो लघु वन उत्पाद होते हैं, लघु वन उत्पाद जो माइक्रो मिनर फॉरेस्ट होते हैं, मिनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो ये जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है उसके अंतर्गत वो क्षेत्र है। तो उनके अंतर्गत जो लघु वन उत्पाद होते हैं उनमें एमएसपी की जो है उसमें ट्राइफेड नाम की एक संस्था है। ट्राइफेड आपको पता है जो ट्राइबल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए मार्केटिंग का काम करती है। तो ट्राइफेड है ये रिकमेंडेशन करती है और इसके बाद सीएस जो आर्थिक मामलों की समिति है वो उसको फाइनल करती है। तो देखो ध्यान रखना, इसमें ट्राइफेड रिकमेंडेशन करती है, उसमें सीएससीपी रिकमेंडेशन करता है एमएसपी के लिए। अब एमएसपी का निर्धारण मुख्य रूप से लागत पर होता है और लागत को देखने के लिए 3 विधियाँ हैं। एक है कृषि लागत। कृषि लागत का मतलब है जिसे A2 के आधार का लागत बोलते हैं। इसमें कि एक किसान ने फसल में उत्पादन किया और कितना खाद बीज उसका रुपये लगा, वो उसकी लागत होगी कौन सी A2 लागत, ठीक है ना। लेकिन इसमें अभी किसान की भूमि का किराया, किसान की खुद की मेहनत वो कैलकुलेट नहीं है। इसके बाद अगर इसमें फैमिली लेबर हो जाती है तो दूसरी तरह की लागत हो जाती है, यानी कि A2 प्लस फैमिली लेबर। मान लो किसान ने खुद ने भी इसमें मेहनत करी होगी तो वो भी तो एक तरह की कॉस्ट है, तो उसको भी शामिल करना चाहिए। तो वो हो गई सेकंड टाइप की इसकी लागत। और एक होती है कि अगर मान लो इतना ही नहीं भाई, किसान ने वो ज़मीन ली है या किसी ज़मीन को किराए पर किया है तो उसका किराया भी दे रहा है तो वो भी तो किसान के लिए कॉस्ट है। या किसान ने उस ज़मीन को जोतने के लिए अगर कोई ट्रैक्टर लिया है उस पर जो EMI दे रहा है वो, तो वो भी तो एक कॉस्ट है, उसको भी शामिल करना चाहिए। तो ये होती है तीसरी कॉस्ट। नियम के अनुसार MS स्वामीनाथन समिति थी, उसने बोला कि इस कॉस्ट को बेस बना करके तुम एमएसपी डिसाइड करो। जैसे मान लें किसी फसल के उत्पादन की कॉस्ट ये 100 रुपये होगी, ये 150 रुपये होगी, ये 200 रुपये होगी मान लें नॉर्मली। तो अब मान लें सरकार कहती है कि हम एमएसपी है वो लागत का 50% अधिक घोषित करते हैं। अरे भाई इसका 50% अधिक घोषित करेगा 150 होगा, 150 तो इसकी ये लागत ही आ रही है, कहाँ फ़ायदा हुआ किसान को। अभी तक सरकार है वो मुख्य रूप से फैमिली लेबर वाली कॉस्ट को शामिल करके हुए एमएसपी डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो ये इतना है, एमएसपी की कमी है, ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू अभी इसको रहने देना। पहली बात तो एमएसपी है वो कुछ ही फसलों पर दी जाती है, ठीक है ना। मोटे अनाज पर एमएसपी नहीं दी जाती, आपको पता है। तो मोटे अनाज पर एमएसपी नहीं दी जाती, इसलिए मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2018 में ज्वार बाजरा वर्ष मनाया गया था। मतलब 2018 को ज्वार बाजरा वर्ष घोषित किया गया। और साथ ही भारत सरकार के रिकमेंडेशन पर जो विश्व खाद्य कृषि संगठन है उसने 2023 को वैश्विक लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष मनाने की निर्णय दिया है। तो 2023 है वो अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष होगा। इसके बाद आते हैं कि दलहन को सरकार ने प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक योजना लेके आई थी, PM अन्नदाता या PM आशा योजना बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम लेके आई थी। इसमें 3 स्कीम थी जो मैं आपको करंट बता दूंगा कौन कौन सी 3 पार्ट थे इसके। उनमें से एक पार्ट इंपॉर्टेंट था मूल्य कमी भुगतान योजना। मूल्य कमी भुगतान योजना में क्या होता है कि जैसे सरकार ने किसी वस्तु की कीमत 3,000 रुपये डिसाइड कर रखी है, ठीक है ना। और औसत बाजार में उसकी कीमत अगर आप देखो सरकार तो डिसाइड करती है मिनिमम कि हम आपको इतना देने का आश्वासन देता है ना। अगर मान लो वस्तु सरकार अगर किसी किसान ने अगर उसको मार्केट में भेजा है तो मार्केट की एक अलग कीमत होगी। अगर मान लो उस वस्तु की मार्केट कीमत 2700 रुपये और कोई किसान यदि उस वस्तु को 2800 रुपये में बेच देता है तो उसको 3000 में से 200 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये 200 रुपये सरकार उस व्यक्ति को दे देगी। तो कुल मिलाकर के सरकार ने उसको एमएसपी तो दे दी भाई, 2800 में आपने बेची, मिनिमम उसकी 3000 है, आपको 200 का लॉस हुआ है, 200 हम आपको दे देते हैं। यह है मूल्य कमी भुगतान योजना। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लें बाजार की कीमत है, बाजार कीमत 2700 है और आपने उसको 2600 में बेच दिया तो सरकार आपको 400 रुपये नहीं देगी, सरकार आपको 300 रुपये देगी। बोलेगा 100 रुपये तो आपकी गलती से गए हैं,
बाजार में 27 रुपये में बिक रही तो हमने 26 में क्यों बेचा? हम आपको बाजार कीमत में और हमारी एमएसपी में जो अंतर है वो मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मैक्सिमम 300 है, यही आपको दिया जाएगा। तो इस स्कीम को बोलते हैं मूल्य कमी भुगतान योजना, जो पीएम आशा योजना का एक भाग थी। ठीक है ना। इसके बाद भंडारण मूल्य, वह मूल्य है जिसको आपको पता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो पीडीएस के अंतर्गत जो अनाजों का खरीदती है और बाद में पीडीएस के थ्रू उनका डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो आता है किसमें? भंडारण मूल्य। तो ये क्या होता है? एमएसपी होता है, क्योंकि आपको पता है सरकार किस पे खरीदती है? एमएसपी पे ही खरीदती है। तो भंडारण मूल्य इज इक्वल टू एमएसपी। इसके बाद निर्गत मूल्य। निर्गत मूल्य का वो है कि जो एफसीआई उनको खाद्यान्नों की बिक्री करती है। तो आपको पता है एफसीआई खाद्यान्नों की बिक्री किसके माध्यम से करती है? पीडीएस के माध्यम से। पीडीएस में वैसे कि बीपीएल और एपीएल इन दोनों को दिया जाता है। बीपीएल वालों को तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे न्यूनतम सब्सिडी आधारित प्राइस पे दिया जाता है, जबकि एपीएल को जितनी कॉस्ट होती है उसी कॉस्ट पे दिया जाता है, यानी कि सरकार कोई प्रॉफिट नहीं कमाती। तो इस तरीके से सरकार का वो मूल्य होगा, वो निर्गत मूल्य होगा। इसके अलावा एक स्कीम सुनी होगी आपने सरकार की, मार्केट इंटरफेरेंस प्लान या मार्केट इंटरफेरेंस स्कीम। इसको बोलते हैं MIS। इसमें ध्यान रखना, ये स्कीम में क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसी फसल जो जल्दी खराब हो जाती है, तो क्या करेगी? कुछ राज्य सरकार हैं, वो केंद्र सरकार। तो देखो मूल्य हस्तक्षेप योजना में क्या होता है कि कुछ ऐसी फसलें है ना जो बाजार में उनका जो बैलेंस है वो अप डाउन होता रहता है, तो वो बाजार में उनकी आपूर्ति ये तो जल्दी ख़राब हो जाती है, उनकी आपूर्ति में डिस्टर्बेंस होता रहता है, तो और या वो जल्दी नष्ट होने की संभावना रहती है उन फसलों की। तो क्या होता है कि राज्य सरकार, ध्यान रखना, एमएसपी डिसाइड करती है केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह तुरंत खराब होने वाली फसलों को भंडारण कर ले अपने पास, क्योंकि भंडारण सुविधा किसके पास होती है? केंद्र सरकार के। और भंडारण कर लो ताकि, क्योंकि अगर उन फसलों की अगर आप भंडारण नहीं करोगे और आज वस्तुओं की उनकी कीमत कम हो गई, तो कल उत्पादक मतलब कल किसान उनका उत्पादन नहीं करेंगे, और फिर कल नहीं करेंगे तो कल वो बहुत महंगी हो जाएंगी। तो इस प्रकार का इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से रिकमेंडेशन करती है कि भंडारण करें। तो इस योजना को बोलते हैं बाजार हस्तक्षेप स्कीम। फिर केंद्र सरकार क्या करती है? बाजार में से उन वस्तुओं को खरीदती है, अपने यहाँ भंडारण करती है, इस होती है। और इससे क्या होता है कि वो क्या करती है? इनकी प्राइस को बैलेंस करती है। जैसे क्यों करती है? जैसे कोई वस्तु से आलू है, अब आपने देखा आलू इस साल मान लो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो हो जाएगी। अब इससे किसानों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये किलो बिक रहा है तो उनकी कॉस्ट ही नहीं निकल पा रही, तो अगली बार किसान इसका उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उसको बताया गया इसमें घाटा जाता है, क्यों करूँगा। तो इस बार तो उसने ज़्यादा आ गया मार्केट में, लेकिन अगली बार जो उत्पादन नहीं करेगा तो मार्केट में कम हो जाएगा, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम में उपभोक्ताओं को नुकसान दे देगा। आज इसने उत्पादक को नुकसान दिया, कल उपभोक्ताओं को नुकसान दे देगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि एक ये बाजार हस्तक्षेप इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार जो ज़्यादा पूर्ति हो जाती है उस वस्तु की, उसको खरीद करके अपने पास स्टोर कर लेगी, ताकि मार्केट में कम रहे और उसकी कीमत एक बैलेंस में रहे, जिससे उत्पादक को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी फायदा हो। उसको बोलते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है। इसके अलावा एक होती है मूल्य समर्थित योजना। ये मूल्य समर्थित योजना मुख्य रूप से नाफेड के द्वारा, जो नाफेड आपका मतलब नेशनल एग्रीकल्चर जो फेडरेशन है जो मार्केटिंग का, उसके द्वारा मुख्य रूप से तिलहन, दलहन, कपास जैसी फसलों का भंडारण करने के लिए इस योजना के अंतर्गत उनका भंडारण किया जाता है। मूल्य समर्थित योजना के अंतर्गत किनका? तिलहन, दलहन जैसी फसलों का। तो ये दो योजना आपको पता होनी चाहिए। बाजार हस्तक्षेप जो राज्यों की रिकमेंडेशन बाद केंद्र सरकार भंडारण करती है, और मूल्य समर्थित इसके अंतर्गत मुख्य रूप से नाफेड द्वारा काम किया जाता है। इसके बाद आपने पीडीएस सिस्टम को देखा होगा, सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत। तो देखो पीडीएस सिस्टम एक अनुपूरक योजना है। अनुपूरक का मतलब है कि बेसिक, ऐसा नहीं कि आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरी कर दे, बल्कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे कि इसमें आपको पता है अनाज मिलता है, तेल मिलता है, आजकल तो पोषण के लिए दाल भी मिलने लग गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं वो इसमें दी जाती है, ताकि भुखमरी को जो दूर किया जा सके और खाद्यान्न सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसमें ध्यान रखना जो ये भूमिका है पीडीएस सिस्टम की, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है। इसमें दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है कि एफसीआई के माध्यम से एक तो खाद्यान्न भंडारण को खरीदती है, जितने भी खाद्यान्न है जितने भी हैं वो एमएसपी पर उनको क्या करती है? खरीदती है, ठीक है। तो सारा पैसा केंद्र सरकार का जाता है। फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनको अपने पास भंडारण रखना, और फिर राज्यों को उसको सौंपना बांटने के लिए, यहाँ तक का जो सारा प्रोसेस है वो केंद्र सरकार करती है।
राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है? राज्य सरकार एक तो लक्षित किस आदमी को देना है, किस परिवार को देना है, उसकी पहचान करती है। ग्राम सभाओं के माध्यम से हमको पता है, उनका राशन कार्ड है वो इशू करती है। फिर कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए उचित प्रकार की दुकानें हैं, उनका उनका लाइसेंस देती है, और फिर उनका अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करती है। ये राज्य सरकारों के काम होते हैं, ठीक है ना। पीडीएस को अगर देखें तो ऐसे बोलते हैं कि पीडीएस भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी था, बाद में इसका व्यापक स्तर पर रहा, और जब हरित क्रांति आई तो आपको पता है जब हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा तो इसको बहुत ज़्यादा विस्तार दे दिया गया था। पहले सभी लोगों को दिया जाता था, बाद में इसको टारगेटेड लोगों के लिए चालू कर दिया, जिसे बोला गया TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। और इसमें यह कहा गया कि सभी को देने से अच्छा है कि जो गरीब हैं और जहाँ पर भुखमरी की चीज़ें ज़्यादा हैं उनको दिया जाए, ताकि उनकी खाद्यान्न सुरक्षा की जा सके। इसके बाद 2000 में एक योजना और चलाई थी जिसे बोला गया अंत्योदय योजना। इसमें बोला गया कि वे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो बहुत ही ज़्यादा 5% गरीबों के लिए योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत उसमें प्रत्येक परिवार को 35 kg प्रति माह क्या दिया गया था, अनाज की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी, ठीक है ना। ये 2000 तक ये प्रोसेस थी, 2000 तक ये प्रोसेस थी। इसके बाद 2013 में सरकार एक एक्ट लेके आई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट। इसके अंतर्गत प्रोविजन किया कि पहली बात तो देश की टोटल 67% पॉपुलेशन को पीडीएस सिस्टम की व्यवस्था कर दी। अब इसमें दो प्रकार की पीडीएस सिस्टम होता है, बीपीएल को और एपीएल को। एपीएल जो बहुत ज़्यादा, बीपीएल जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, उनको दिया जाता है, और इनके अंतर्गत उनको 1 रुपये 2 रुपये 3 किलो रुपये मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते में दिया जाता है। जबकि एपीएल को जितनी सरकार की कॉस्ट आती है उसमें दिया जाता है, मतलब सरकार उनको भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, उनको भी जितना सरकार खरीदती है 18 रुपये में वही मिलता है। जबकि मार्केट से अगर वो खरीदते एपीएल वाले तो उनको 30 रुपये 25 रुपये महंगा पड़ता, तो इसलिए वो क्या 30 रुपये केजी पड़ता, 25 रुपये केजी पड़ता, तो उनको महंगा पड़ता। तो इसमें देश की 67% पॉपुलेशन को शामिल किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। और ध्यान रखना, खाद्यान्न का कानूनी अधिकार इस 2013 के इसी एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। इसमें अगर देखें तो 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% है वो शहरी जनसंख्या थी। और इसमें बोला गया कि जो प्राथमिकता है इसमें यह था कि जो परिवार आएंगे उन परिवारों को 25 kg प्रति परिवार दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में बोला गया कि अगर कोई अंत्योदय योजना के अंतर्गत कोई परिवार फायदा उठा रहा है, ध्यान रखना अंत्योदय योजना के अंतर्गत उसको 35 kg मिलता है, तो वो 35 kg ही उसको मिलता रहेगा, उसको कम नहीं किया जाएगा 25 kg। साथ ही इसमें बोला गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था भी इसी एक्ट के अंतर्गत की गई थी। परिवार में वयस्क महिला के नाम पर राशन कार्ड अलॉट होगा। मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत जो 2,000 6,000 रुपये दिए जाते हैं महिलाओं को, वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत मिलते हैं। राज्यों के अतिरिक्त, ध्यान रखना, जो 6,000 रुपये देने के लिए राज्यों को एडिशनल जो खर्चा आएगा उसको केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा शिकायत निवारण, अगर किसी को नहीं मिल रहा राशन या डीलर उसमें कुछ प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है तो वो इसमें शिकायत कर सकता है। अनाज की उपलब्धता न होने पर सरकार उनको पैसा देगी गैस में। और अगर कोई कर्मचारी इसमें किसी प्रकार से घोटाला करते हुए पाया गया तो उसके लिए इसमें स्पष्ट बात बोली गई है कि उस पर स्पष्ट बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पीडीएस सिस्टम में कुछ सुधार करने के लिए एक समिति बैठी जिसे न्यायाधीश बांधवा समिति भी बोलते हैं। तो बांधवा समिति का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो बांधवा समिति का संबंध पीडीएस सिस्टम से है, ये आपको याद होना चाहिए। बस इतना ही प्री के लिए इंपॉर्टेंट था पीडीएस का। इसके बाद आता है कृषि साख यानी कृषि ऋण, और ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न था कृषकों के लिए, क्योंकि आज तक हमारा जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कृषि में पिछड़ाव का मेन कारण था कि महाजनों द्वारा उनका बहुत ज़बरदस्त शोषण किया गया था, जो इतिहास में हम देखते हैं। तो इसलिए किसानों को अगर उनको ऋण मिल जाए, और वो भी ऋण कौन सा, संस्थागत ऋण। संस्थागत ऋण का मतलब बैंकों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, और गैर संस्थागत का मतलब है जो ये महाजनों से लेते थे, साहूकारों से लेते थे, वो गैर संस्थागत ऋण कहलाता था। अब ऋण को पिछली बार अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा या कहीं भी आप पीसीएस का पेपर देखोगे तो आपको सवाल ज़रूर मिलोगे कि लघु अवधि ऋण, आपको पता है कृषि साख के लिए ऋण 3 अवधि में होता है, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। लघु अवधि का ऋण जो मुख्य रूप से जिसकी मैक्सिमम चुकाने की जो क्षमता है, मतलब मैच्योरिटी होती है, वो 15 महीने की होती है। और ये मुख्य रूप से किस पे लेता है, खाद बीज जैसे छोटी मोटी चीज़ खरीदने के लिए, जो नई फसल हुई उसको दोबारा चुका देंगे। तो ये मुख्य रूप से इनपुट जो कॉस्ट है, विशेषकर उर्वरक खाद बीज, उनके लिए लघु अवधि का ब्याज लिया जाता है, मतलब ऋण लिया जाता है किसानों के द्वारा। मध्यम अवधि जो 15 माह से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए दिया जाता है। इसमें मान लिया अगर कुआं खोदना है, ज़मीन करनी है, या ज़मीन की गुणवत्ता है, तो उसमें हो सके उसको 1,00,000 2 लाख रुपये ज़्यादा लेता हो तो चुकाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता हो, तो वो हो गया मध्यम अवधि का। और दीर्घ अवधि जो 5 वर्ष से अधिक का हो,
जैसे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, या कोई ग्रामीण अपना कोई भंडारण बनाना है, अपना कोई स्टोरेज बनाना है, तो उसको पता है आपको उसको चुकाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। इसलिए किसानों के लिए वो उस प्रकार की व्यवस्था की गई है दीर्घकालीन अवधि के लिए। इसके लिए सरकार ने किसान के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड जिसे बोलते हैं KCC, ये योजना चलाई गई थी 1998 में। इसके अंतर्गत किसानों के क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, मतलब, और क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि किसान किसी भी कॉमर्शियल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जा कर के ऋण ले सकते हैं। और इसका सारा प्रारूप है, इसकी सारी मॉनिटरिंग है वो नाबार्ड के द्वारा की जाती है ना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक है नाबार्ड, उसके द्वारा की जाती है। दूसरी बात, इसमें किसानों को भी मिलेगा, साथ में जो कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती लेकिन दूसरे की ज़मीन पर वो खेती करते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं भू किराएदार, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें कृषि की लागत, मतलब किसके लिए मिलेगा, इनपुट कॉस्ट के लिए, है ना। फसल उपरांत जो लागत आती है, फसल से पूर्व क्या क्या लागत आएगी, खाद बीज की लागत आएगी। फसल के बाद क्या आएगी, उसको भंडारण करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको बेच के आना, उसकी कटाई करवाना। तो इन सब में सारी चीज़ों के लिए किसानों को ऋण की फैसिलिटी इसके अंतर्गत की गई थी। हाँ, इसके अंदर किसानों को संपार्श्विक रखने की आवश्यकता थी, और विशेषकर इसमें संपार्श्विक रखा जाता था लैंड, उनकी भूमि को। जितनी उनकी भूमि होती थी उसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास जमा करवाने पड़ते हैं, और उसी अनुपात में उनको ऋण उधार मिल जाता था। और इस ऋण में जो ब्याज पर एक निश्चित सीमा पर छूट दी गई थी, और इसके लिए एक सरकार एक योजना लेके आई थी, ब्याज सहायता योजना। ये ब्याज सहायता योजना है, ये सरकार 2006-07 में इसको लेके आई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा कि लघु समाअवधि तक, जो लघु समाअवधि यानी 15 माह तक के जो ऋण है उन पर ये लागू थी। उसमें ये बोला गया कि अगर इसमें किसी, मतलब बैंक ने उसको 7% ब्याज पे दिया है, तो 2% जो ब्याज है उसको सरकार चुका देगी, उस व्यक्ति को 5% ही ब्याज चुकाना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा कोई किसान टाइम टू टाइम अगर ऋण चुका रहे तो उसको एडिशनल 1% ब्याज की छूट और मिल जाती थी। ये इस योजना के अंतर्गत प्रोविज़न किया गया था। इसके बाद कृषि के अंतर्गत सरकार का फोकस ये था कि आपको पता है कृषि बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ एक व्यवसाय है, जो थोड़ी बहुत सूखा या बाढ़ की स्थिति में नष्ट हो जाता है। ऐसे बड़ी मात्रा में किसानों को नुकसान हो जाता है, और इससे किसानों की गरीबी बढ़ जाती है, अगली बार वो निवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस गरीबी के दंगल से उनको बाहर निकालने के लिए सरकार ने उनकी फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए, उसके बदले में क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार ने PM फसल बीमा योजना ये चलाई गई थी 2015 में, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ये था, आपको पता है बीमा के अंतर्गत एक प्रीमियम की राशि आपको एक देनी पड़ती है निश्चित अनुपात में। तो रबी की फसल पर जो भी प्रीमियम राशि थी वो 1.5% थी, खरीफ की फसल पर 2% और बागवानी फसल पर 5%। आपको एक नियम पता होगा प्रीमियम का नियम क्या होता है। प्रीमियम का नियम यह होता है कि जितनी ज़्यादा रिस्क होगी आपकी प्रीमियम राशि उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चूँकि रबी की फसल है वो बरसात पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहती, इसलिए उसमें रिस्क कम है। जबकि खरीफ की फसल है वो बरसात पे ज़्यादा निर्भर रहती है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए उसकी प्रीमियम भी ज़्यादा है। बागवानी फसल है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें भी प्रीमियम ज़्यादा है। और हाल ही में पिछले वर्ष सरकार ने, इसमें पहले तो ये था कि केवल प्राकृतिक आपदाओं से अगर नष्ट होगी उसके लिए था, लेकिन पिछले वर्ष सरकार ने पशुओं द्वारा अगर किसी क्षेत्र में फसलों को नष्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए पायलट लेवल पर ये योजना अभी चलाई गई है। तो देखते हैं, अभी सब जगह नहीं चलाई गई, पायलट लेवल पर चलिए, अगर ये सक्सेस रहेगी तो सभी जगह इसको लागू किया जाएगा। लेकिन अगर सवाल पूछा है तो पायलट लेवल पर हाँ पशुओं के नुकसान को भी इसमें शामिल किया है, लेकिन अगर कॉमन पूछा जाए तो हाँ प्राकृतिक आपदाओं से ही इनमें सारा सुरक्षा दी जाती है। लेकिन अगर आगे अगर थोड़ा सा गहराई से सवाल पूछे तो उसमें अगर दिया गया ऑप्शन में कि पशुओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया तो आप उसको सवाल को यस कर देना। ये ऐसी कुछ कमी बताई के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी एग्रीकल्चर को लेकर के। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्री के लिए, विनिमय विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूँकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है ना वो पूछ सकते हैं। और बाकी इसमें कोई चीज़ रह रही है एग्रीकल्चर में तो वो हम थोड़ा सा करंट में उसका ब्रीफली चीज़ें देखेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।